रेडियो पाकिस्तान। अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ आपकी मेज़बान, आपकी होस्ट नबीहा एजाज और न्यू पाकिस्तान में जनाब आप तमाम लोगों को, देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। इस उम्मीद के साथ और इस दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि जहाँ जहाँ पर हमारा प्रोग्राम देखा जा रहा है वहाँ पर तमाम लोग खुशबाश हैं और अच्छी सेहत में हैं। लेकिन हर दिन का आगाज़ जनाब इतना अच्छा नहीं होता है। यूजली तो कहा यह जाता है कि जब आप वीकेंड के बाद आते हैं तो बहुत ही रिफ़्रेशिंग वीक का आगाज़ होता है। अच्छा, मेरे साथ यूजली ऐसा होता है, अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ, कि जब वीकेंड पे 2 दिन हम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं तो मंडे यूजली मेरा बड़ा एनर्जेटिक होता है और बड़ा फ्रेश रहता है वेडनेसडे थर्सडे तक। फिर फ्राइडे को जाके आप थोड़ा सा लेथार्जिक हो जाते हैं। बट आज मेरे साथ एक बड़ा ही अनयूजुअल एक इंसिडेंट हुआ और वो ये था कि जब मैं अपने बेड से उठी ही तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरी आंखें भारी हो रही हैं और आंखें खुलने में थोड़ी सी दिक्कत मैं महसूस कर रही हूँ। अच्छा, आई थॉट कि शायद 2 दिन रूटीन चेंज रही है, इसलिए इस वजह से ये हो रहा है। अभी ठीक हो जाएगा। पानी वगैरह इसमें ठंडा पानी के छट्टे लगाएंगे तो बिल्कुल तबीयत रिफ्रेश हो जाएगी। जनाब ऐसा ही हुआ, बस गाड़ी में जाके बैठी हूँ और सूरज की चमकती दमकती जो शुआएं हैं वो भी आंखों में पड़ना शुरू हो गई। उसके बाद बस जी घर से लेकर दफ्तर तक का सफ़र ऐसा था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और मेरे साथ, मैं तकरीबन 10-12 साल से गाड़ी चला रही हूँ, ड्राइव कर रही हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी हो और गाड़ी रोककर मुझे अपनी आंखें बंद करनी पड़ी, क्योंकि मुझे लगा कि मैं चलती गाड़ी में अपनी आंखें बंद कर लूँगी और मेरी गाड़ी शायद हाईवे से उतर जाएगी। इसकी वजह से मुझे ब्रेक लेना पड़ी और मैंने वो ब्रेक ली, 3 से 4 मरतबा ब्रेक ली ऑफिस आते हुए। एंड आई वाज थिंकिंग कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो बहरहाल ऐसा कभी कभी हो जाता है। मैसेज में यहाँ पे देना चाहूँगी कि अक्सर हमने ये भी देखा है कि गाड़ी चलाते हुए कुछ अफराद जो सो जाते हैं और बहुत बुरे एक्सीडेंट हो जाते हैं उसकी वजह से। तो अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी आंखें बोझल हो रही हैं या भारी हो रही हैं या आपको नींद आ रही है, तो आप स्टॉप लें, रुकें, अपनी आंखों को रेस्ट दें, पानी पिएं, चाय अगर मिल सकती है कहीं करीब से तो वो लें और उसके बाद अपने सफ़र को आप दोबारा जाएं। लेकिन उस नींद की कैफियत में आप गाड़ी हरगिज़ मत चलाते रहें, वरना अपना और दूसरों दोनों का नुकसान होगा। अच्छा जी, इसी के साथ जो है वो मैं आज की अगली जो हमारे प्रोग्राम की जो पहली स्टोरी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी और वो भी रिलेट करती है नींद की ज़्यादती के साथ। अब मुझे नहीं पता कि जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ वो नींद की ज़्यादती की वजह से हुआ या वो नींद की कमी की वजह से हुआ, बट ऐसा होता है। अच्छा जी, नींद की ज़्यादती हमने हमेशा सुना है कि जी 8 घंटे जो है वो एक प्रॉपर स्लीप टाइम है, आपको 7 से 8 घंटे सोना चाहिए। जो बड़े हैं उनको तकरीबन 7 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए और जो एडल्ट्स हैं उनके लिए 8 घंटे की जो नींद है, 7 घंटे की, वो दैट इज़ इनफ। अच्छा जी, सोकर उठने के बाद हर शख्स की तबीयत अक्सर जो है वो बोझल रहती है, या हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्रेश फील नहीं करते, जैसा कि मैंने आज फ्रेश फील नहीं किया। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन इसके पीछे जो बेसिक जो कुछ मतलब कॉमन रीज़न है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और सबसे बड़ी उसकी जो एक वजह है वो ये है प्रॉपर स्लीप का ना होना। यानी कि बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि हमने अच्छी नींद ली है, हम सोए हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम यूजली अपने बेड को सिर्फ स्लीप टाइम के लिए यूज़ नहीं करते हैं, हम इस पे और बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। यूजली एक कॉमन प्रैक्टिस लोगों की ये है कि ये जो फ़ोन है इसका इस्तेमाल बेड टाइम में अक्सर पेशतर किया जाता है। लोग जब भी सोने की जो है वो नीयत से बेड में जाते हैं तो 1-1.5-2 घंटा मुसलसल फ़ोन का इस्तेमाल बेड में करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो आपका ब्रेन है उसको ये मैसेज जाता है, आपकी नींद डिस्टर्बेंस भी रात को रहती है। इसके साथ साथ मुतालिया करने की आदत, जिन लोगों को बुक रीडिंग की हैबिट होती है वो रात को बेड में बुक रीडिंग करते हैं। अच्छा जी, फिर आजकल नेटफ्लिक्स का दौर है, आपको पता है कि हर एक के कमरे में मिनी सिनेमाज हैं, तो रात को मूवी टाइम भी हम बेड में करते हैं, जिसकी वजह से हमारी नींद एक तो डिले होती है, नींद का जो टाइम है वो आगे चला जाता है, और उसके बाद जो प्रॉपर नींद भी आती है वो हमारी उस तरह से नहीं होती जो कि हम स्पेशल अगर जो बेड टाइम करते हैं उस वक्त की होती है। तो जनाब, बिस्तर को सिर्फ आप नींद के लिए महदूद रखें, नंबर 1, इस पर कोई और आप किसी तरह की एक्टिविटीज़ ना करें। मेक श्योर कि अगर आपने टीवी देखना है तो वो आप अपने टीवी लाउंज,
टीवी एरिया में देखें, मुतालिया करना है तो वो भी आप अपनी जो है वो स्टडी टेबल पे करें, और फ़ोन का इस्तेमाल भी आप बेड में हरगिज़ मत करें। अच्छा जी, एक और दूसरी चीज़ जो कि नींद को डिस्टर्ब करती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इस पॉइंट पर बिल्कुल अग्री करती हूँ, एंड दैट इज़ कि हमारा सुबह उठने का जो एक टाइम मुकर्रर नहीं होता। स्पेशली जो हाउसवाइफ्स होती हैं या वो लोग जिनके ऑफिस जाने का टाइम लेट होता है, यानी कि मिड या इवनिंग शिफ्ट्स होती हैं, उन लोगों को सुबह उठने की कोई यूजुअली टेंशन नहीं होती है। ऐसे लोगों का मुसलसल सुबह उठने का टाइम जो है वो तब्दील हो रहा होता है, और टाइमिंग चेंज होने की वजह से भी आप लेथार्जिक या हैक्टिक फील कर रहे होते हो, समटाइम लो फील कर रहे होते हो, कभी आप अपनी नींद यानी कि जो वक्त है उससे पहले उठ जाते हो, कभी ज़्यादा ओवर स्लीप हो जाता है। तो अगर आपने एक वक्त तय किया हुआ है, अलार्म सेट है आपका, आपकी रूटीन सेट है कि भाई आई हैव टू वेक अप एट 9 और आई हैव टू वेक अप एट 8 o'clock इन मॉर्निंग, और आप उसी वक्त पे उठ रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं, तो भी ये जनाब बड़ी एक अच्छी हैबिट है। और जो शिकायत होती हैं लेथार्जिक होने की और नींद की वजह से जो आपकी बॉडी जो लेजीनेस और जो स्लो हो जाती है, उसमें भी आप फ़र्क देखेंगे। चाहे आपका ऑफिस टाइम या आपका काम जितने मर्जी बजे है, लेकिन आपको अपना जो एक पैटर्न है या जो रूटीन स्केड्यूल है वो लाजमी तय करना चाहिए। इससे लाइफ में डिसिप्लिन भी आता है। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे। और जो अगली खबर आ रही है वो हमारे बड़े प्यारे जो है वो दोस्त मुल्क तुर्की से आ रही है, जहां पर इतना कोई अच्छा इंसिडेंट नहीं हुआ, बड़ा सैड एक हैपनिंग हुई है, एक इंसिडेंट, एक वाक़या हुआ है। और आप तमाम लोगों को पता है जिन्होंने न्यूज़ फॉलो की होंगी कि जो तुर्की है उसके मुख्तलिफ हिस्सों में जो आग लगने का, वहाँ के जो जंगलात में आग लगने का एक बड़ा ही अफसोसनाक इंसिडेंट हुआ है, एंड द रीज़न इज़ स्टिल अननोन। उस पर जो है तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान, उनका जो स्टेटमेंट है वो सामने आया है, एंड डेफिनेटली जो है वो होना भी चाहिए। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में बड़ी खौफनाक किस्म की आग भड़क उठी थी, और वो एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने मेरे ख्याल से हम सबको बड़ी तकलीफ़ पहुंचाई थी, और उसकी वजह वेरी ऑब्वियस, और वो ये थी कि बहुत सारे जो जंगली जो वहाँ के जो जानवर थे, वो वाइल्ड जो एनिमल्स थे, वो उसकी लपेट में आए थे और बहुत ज़्यादा तादाद में नुकसान हुआ था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो ये वाक़या हुआ है इन टर्की, इसमें कोई बहुत बड़ा नुकसान शुक्र है नहीं हुआ, मगर स्टिल 4 अफराद के जो है वो हलाक होने की इतलात हैं। और अगर इसमें हम फायर फाइटर्स का अमला भी शामिल करें तो टोटल 6 लोग हैं जो जहाँ बहक हुए हैं। स्टिल वेरी 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 सैड इंसिडेंट। रजब तैयब उर्दवान इस पर तशवीश का इजहार करते हैं और उन्हें 2 टोक अल्फाज में कह दिया है कि अगर ये साबित हो गया कि ये आग जानबूझ कर लगाई गई है तो, और इसमें कोई साजिशी अगर अनासिर मौजूद हैं, तो हम उन अनासिर का सीना चीर देंगे, भरपूर कार्रवाई और भरपूर जवाब दिया जाएगा इन केस अगर ऐसा कुछ सामने आता है या प्रूफ होता है। अच्छा जी, प्रूफ होता है। ये तो थी टर्की की न्यूज़। अच्छा, इसके साथ साथ अगली न्यूज़, जब मैं एक्सपो सेंटर में गई अपनी वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज लेने के लिए, सो वहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी, एक रवैया देखा जो मैंने अपने हस्बैंड से भी लेटर ऑन मैंने डिस्कस किया, उस वक्त भी डिस्कस किया, जो देख के मुझे बड़ी डिस्टर्बेंस हुई। और वो डिस्टर्बेंस ये थी कि हम क्यों आए हैं वैक्सीनेशन लगवाने। हम वैक्सीनेशन लगवाने इसलिए आए हैं ताकि हम जो वायरस स्प्रेड है उससे हम बच सकें, हम अपने प्यारों को उससे महफूज रखें। बट ट्रस्ट मी, मैं नहीं बना सकी वीडियो, या आई एम श्योर किसी ना किसी ने, अक्सर लोग बड़े एक्टिव होते हैं, सोशल मीडिया ब्लॉग्स बनाते रहते हैं, व्लॉग्स करते रहते हैं, उन्होंने मे भी शायद किसी ने हाईलाइट की हो। बड़ी अच्छी बात जो थी और बड़ी बुरी बात जो थी। अच्छी बात क्या थी कि एक्सपो सेंटर में डिफरेंट, आपको पता है कि सात वार्ड्स बनाए गए हैं वहाँ पे, ताकि अगर जो कोविड पेशेंट्स के लिए भी पहले जिस तरीके से यूज़ करना था वहाँ पर उस तरीके से पूरा एक सिस्टम किया गया है। और हर वार्ड के अकॉर्डिंगली वहाँ पर एक बिन रखी गई, डस्टबिन मौजूद है वहाँ पर वक्फे से। तकरीबन आपके 5 कदम के फासले पर एक बिन मौजूद है। ये अच्छी बात है। जो बुरी बात मैंने देखी कि आपको हर कदम पर राइट लेफ्ट मास्क गिरे हुए मुझे दिखाई दिए। जो लोग वहाँ पर आ रहे थे,
बग़ैर सोचे समझे जो अपना मास्क डिस्कार्ड करते हैं, उन्होंने मास्क अपने, और ये रवैया मैंने अपनी गाड़ी में एंटर होने तक महसूस किया। मेरी गाड़ी के पास भी नीचे 10-15 मास्क मुसलसल, कुछ नए कुछ पुराने, वो गिरे हुए थे, लोगों ने वेस्ट किए हुए थे। यानी कि हॉल के अंदर से लेकर बाहर पार्किंग तक एक ही रवैया था। और ये रवैया वो नहीं है कि आपके पास बिन नहीं है, चलो जी डिस्कार्ड, जब बिन मौजूद है, एक चीज़ पड़ी हुई है और हमने उसको उस तरीके से यूज़ नहीं किया। चले, ये तो एक यहाँ के पाकिस्तानी रवैये की मैंने बात की। दुनिया भर में भी जो है मैं समझती हूँ कि लोग शायद अपनी ये ख्याल नहीं रख रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट का ख्याल नहीं रख रहे हैं। और जो कोरोना और आलूदा हवा से बचाने वाला ये जो फेस मास्क है, ये भी अब आलूदगी की एक बड़ी वजह बन गया। आप देख सकते हैं ये सी साइड के पास की जगह है और यहाँ पर भी जो लोग आते हैं ऑब्वियसली अपने हॉलीडेज़ पे या वीकेंड पर अपनी फैमिली के साथ, उन्होंने जो मास्क है वो साहिल समंदर ही डिस्कार्ड किया हुआ है। कुछ शॉकिंग नंबर्स हैं, फैक्ट्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसी से रिलेटेड रिपोर्ट सामने आई है कि सिर्फ 2020 में 1 अरब 60 करोड़ फेस मास्क समंदर बुर्द किए गए, which is a big number, and बहुत अलार्मिंग भी है कि अब समंदर पर तैरते हुए जो मास्क हैं वो नज़र आएंगी। और किसी ने बड़ी जो है वो दुख की बात है, लेकिन एक ट्वीट शेयर की ना सार्कास्टिक वे कि अब समंदर में जेली फिश से ज़्यादा आपको जो है वो अब जो है वो फेस मास्क आपको नज़र आएंगे। और ये जो समंदरी हमारी हयात है उनके लिए कितना ज़्यादा नुकसानदेह है। मेरे ख्याल से कि मैं इस पर अगर बात करूँ भी तो आई एम श्योर कि आप तमाम लोग उससे बड़े अच्छे से अवेयर हैं। तो ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि हमने इससे कैसे बचना है, हमने अपने माहौल को कैसे बचाना है। स्पेशली जो हमारी समंदरी हयात है, जो लोग साहिल समंदर रहते हैं, उनको इस बात के लिए मेक श्योर करना चाहिए कि ऐसा नहीं हो। अच्छा जी, जहाँ पर कुछ अच्छी बुरी न्यूज़ हम आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं इन आवर शो, वहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ मैं आपके साथ अब शेयर करने लगी हूँ। और ये जो न्यूज़ है ये है जनाब एक शख्स जो कि लाहौर से जिसका ताल्लुक़ है और जिसका नाम है गाजी तैमूर। और गाजी तैमूर अपने बारे में बताते हैं कि ये बड़े फिल्मी किस्म के इंसान हैं और बड़ी रोमांटिक मूवीज़ देखते हैं। अपने दोस्तों से जब ये फ़ोन पर इजहार ख़याल करते हैं या जब लॉन्ग कॉन्वर्सेशन होती हैं तो गाजी बड़े फिल्मी हीरो के अंदाज में डायलॉग बाजी करते हैं, डायलॉग्स शेयर करते हैं। तो जी इनके साथ एक एक्सीडेंट या एक इंसिडेंट हुआ है। और इंसिडेंट क्या होता है जनाब, इनको किसी शख्स का एक खोया हुआ किसी शख्स का बटवा मिल जाता है। ठीक है, अब हमने अक्सर फिल्मों में देखा है, बहुत सारी फिल्मों में देखा है कि जब किसी हीरोइन का पर्स चोरी होता है, चोर लेके जाता है, तो जो हीरो है वो कैसे जी जान से कोशिश करके जो है वो वॉलेट या उस पर्स तक पहुंचता है। चोर की खूब पिटाई होती है, मार धाड़ होती है और फिर जनाब हीरोइन का दिल जीत लिया जाता है। तो बहुत सारी मूवीज़ में जनाब ऐसा हुआ है, बड़ा फेमस सीन है। तो भाई जब ये इंसिडेंट गाजी तैमूर के साथ होता है कि उनको जब वॉलेट मिलता है और वॉलेट को वो ओपन करते हैं और जब ID कार्ड वहाँ से मिलता है या जो भी कार्ड्स मिलते हैं उस पर वो देखते हैं कि ये जिस शख्स का वॉलेट है इसका नाम राहुल है। एंड यू नो कि राहुल जो है वो बहुत सारे लोगों का एक बहुत मतलब फेमस कैरेक्टर है, एक बहुत फेमस रोल करने वाला एक जो है वो आपको पता है कि बहुत सारी फिल्मों में आपको याद आ जाता है एक हीरो। और मैं यहाँ पे कहूँगी शाहरुख खान आपको याद आ जाते हैं कि शाहरुख खान का बहुत सारी मूवीज़ में राहुल नाम हुआ है, उन्होंने प्ले किया है। तो मेरे ख्याल से कि गाजी तैमूर को भी उस वक्त जहन में बहुत फिल्मी अंदाज में उन्होंने सोचा कि मैंने ये जो है बटवा वापस करना है। और वो कहते हैं कि जनाब मैंने बड़ी तगो दो की, मैं बड़ी देर तक तलाशता रहा। अच्छा, बरतानिया में ये सारा वाकया पेश आया जहाँ पर ये, क्योंकि गाजी का ताल्लुक, तैमूर का ताल्लुक वैसे तो लाहौर से है, लेकिन ये इंसिडेंट हुआ है जनाब बरतानिया में, जहाँ पर जब इनको ये वॉलेट मिला, कार्ड मिला, राहुल का नाम पता चला, तो इन्होंने बहुत ट्रेस करने की कोशिश की और इन्होंने सोचा कि मैं जो है वो इस शख्स को फ़ौरन वॉलेट पहुँचाऊँगा। पुलिस में रब्ता इन्होंने इसलिए नहीं किया ताकि इस शख्स को किसी किस्म की दिक्कत ना हो, इनको किसी किस्म की दिक्कत ना हो। तो ही सेट के वो मुख्तलिफ वेबसाइट सर्च करते रहे, ट्विटर, फेसबुक, लेकिन बिल आखिर लिंक्डइन पर इनको जो राहुल
राहुल है उनका जो है वो आईडी मिला, इन्होंने राहुल को वहाँ से ट्रेस किया एंड फॉर्चुनेटली थोड़े ही डिस्टेंस पर उनका ऑफिस मौजूद था एंड देन गाजी तैमूर ड्रोव हिमसेल्फ, वो गए गाड़ी खुद चलाकर और वो वॉलेट उनको जो है वो थमा दिया। और आई एम श्योर कि बड़े जज्बाती जो है मनाजिर हुए होंगे राहुल के लिए भी कि आज के दौर में कोई आपका वॉलेट आपको बिल्कुल उस तरीके से दे जाए, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। आई होप सो गाजी जैसे और लोग भी हमारे यहाँ हमें मिल जाएं। सो जनाब ये तो थी आज की हमारी इंटरेस्टिंग कुछ टॉप स्टोरीज। ब्रेक पे चल रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि हमारी बच्चियाँ, हमारी जो लड़कियाँ हैं वो खुद को फिजिकली मेंटली स्ट्रेंथन कैसे कर सकती हैं, स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे साथ जो है वो हमारे गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे हम सारी टिप्स और डिटेल्स पर बात करेंगे। स्टे विद अस। उनकी जो सैलरीज हैं वो नहीं आएंगी जब तक वो सर्टिफिकेट नहीं देंगे, और जो सिम्स बंद करने का मामला है तो इसकी वजह से लोग मेरे ख्याल से शायद घबराए हुए हैं। जान जाए तो जाए लेकिन सिम बंद ना हो भाई, तनख्वाह आती रहे। तो ये वो वाला डर है मेरे ख्याल से लोगों में कि कहीं तनख्वाह ना रुक जाए, कहीं फ़ोन नंबर बंद ना हो जाए, जिसकी वजह से कराची के एक्सपो सेंटर में लंबी कतारें लगी हुई हैं, रश बहुत ज़्यादा है और रात भर भी वैक्सीनेशन सेंटर्स में जो अमला है वो काम करता रहा। हमारे साथ हमारे न्यूज़ रिपोर्टर मौजूद है न्यूज़ के, आसिम अशरफ, उनसे ज़रा डिटेल ले लेते हैं। जी आसिम बताइएगा, ये जो है वो जान का ख़तरा है या तनख्वाह ना आने का ख़तरा है? देखिए, खतरात जो है वो दोनों मौजूद हैं, लेकिन सबसे जो ज्यादा खतरा आवाम ने महसूस किया कि जब वजीर आला सिंध ने ये कहा कि सिम बंद कर दी जाएगी और मुख्तलिफ पाबंदियां हैं कि तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, उसके बाद जो है वो कराची के शहरियों ने रुख करना शुरू किया वैक्सीनेशन सेंटर्स का। और कराची में जो मास वैक्सीनेशन सेंटर है वो एक्सपो सेंटर को बनाया गया है, वहाँ हजारों की तादाद में रोजाना शहरी जो है वो पहुंच रहे होते हैं। और गुज़िश्ता 2 रोज से जो बदनज़मी की सूरत हाल देखने में आ रही है, जिसमें शहरी तो एक जानिब इस वजह से जो है वो उसके मुर्तकिब हो रहे हैं कि वो रश लगा के वहां पहुंचे हैं, लेकिन हुकूमत सिंध शायद इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थी, क्योंकि जब हजारों की तादाद में शहरियों के बिल्कुल जम्मे गफीर वहां पर पहुंचा है तो उनको कंट्रोल करने के लिए, उनकी क्यू बनाने के लिए जो है वो वहां पर कोई इंतजामी तौर पर मौजूद नहीं था, जिसका नतीजा ये निकला कि जब लोगों को 1 नहीं 2 नहीं 4-4 5-5 घंटे एक शख्स के हिस्से में आना शुरू हुए इंतजार, तो लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज होता है और वो पूरा हॉल जो है वो अंदर घुसने की कोशिश करता है। जिसमें परसों जिस सूरत हाल पैदा हुई थी वो ये हुई थी कि हॉल नंबर 3 जो है वो एक्सपो सेंटर का, उसमें लोगों के जो है वो जब मैं गफीर ने जब घुसने की कोशिश की तो उसके शीशे टूट गए। फिर वहां पर मौजूद वॉलंटियर्स थे, स्काउट्स थे, उन्होंने अपनी जानिब में रोका तो उन पर भी जो है वो थोड़ा सा हाथापाई के मनाजिर भी देखने को मिले थे। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि इन तमाम चीजों को देखते हुए कल सिंध हुकूमत ने एक अहम फैसला किया है कि कराची के मजीद जो 12 वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं बड़े, जो जिनमें सरकारी अस्पताल शामिल हैं बड़े, उनको जो है वो 24 घंटे खुला रखने की हिदायत की गई है। इससे उम्मीद है कि शायद कुछ रश जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो और अब उन मकामात पर भी जो है वो कतारें नजर आएंगी। ठीक है आसिम, इसके साथ साथ एक और खबर भी सामने आ रही है। कोरोना की चौथी लहर आपको पता है बड़ी खतरनाक है, डेल्टा वेरिएंट के बारे में मुसलसल बात हो रही है, स्प्रेड बढ़ता जा रहा है, जो शरह है वो भी बढ़ती जा रही है, लोग एहतियात भी नहीं बरत रहे हैं, बाजारों में भी रश दिखाई दे रहा है। खासकर ईद के बाद से जो इसका शरह बढ़ी है वो बहुत ज़्यादा बताई जा रही है और बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो है जिनकी एज भी ज़्यादा है, जिन्होंने वैक्सीनेशन भी लगवाई हुई है, डेल्टा वेरिएंट उनको भी इफेक्ट कर रहा है। ऐसे में अब जो लोग, आपने जैसे कि बताया कि रश बढ़ता जा रहा है अगर एक ही सेंटर मौजूद है, लेकिन जो अच्छी खबर है, जो गुड न्यूज़ है ऑडियंस के लिए, वो ये है कि कोरोना की चौथी लहर में अब शहर में जो आबादी का आपको ऑब्वियसली पता है कि जो प्रेशर है, जो दबाव है, जो रश है वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में जो वैक्सीन सेंटर्स हैं उनकी तादाद कम है, लेकिन इसमें अब जो है वो इजाफा किए जाने की तजवीज़ सामने आ रही है। इस पर बाकायदा इम्प्लीमेंटेशन भी किया जाएगा मुख्तलिफ अजला में, जहाँ पर वैक्सीन सेंटर्स कायम किए जाएंगे ताकि ये जो प्रेशर है, ये जो एक नंबर है लोगों का, इसको कंट्रोल किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो वैक्सीनेशन लगवा सकें। मुख्तलिफ अजला का यहाँ पर जो है वो मेरे सामने बताया भी जा रहा है, लेकिन आसिम अशरफ, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस खबर की डिटेल्स क्या हैं और इसको कब से इम्प्लीमेंट किया जाएगा? देखें, इसको अजला वाइज जो है वो कल इसकी हिदायत की गई हैं, जिसमें जो है वो जिला गरबी में जो सबसे बड़ा अस्पताल है औरंगी टाउन का कतर अस्पताल, उसको जो है वो कल 24 घंटे खुले रखने की हिदायत की गई है और अमले की तादाद में भी वहां पर इजाफा किया गया है।
इसके अलावा जो है वो जिला वस्ती का चिल्ड्रन अस्पताल है नॉर्थ कराची में, इसके अलावा सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची है, और इसके अलावा सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद है, और मुराद मेमन गोट का सरकारी अस्पताल है, उसको भी जो है वो 24 घंटे खुले रखने की हिदायत जारी की गई है। और ये कहा गया है कि यहाँ पर अमले में भी इजाफा किया जाएगा, और इंतजामी उमूर संभालने के लिए भी जो है वो महकमा सेहत की टीमें यहाँ पर तैनात की जाएंगी, और उनकी मावनत जो है वो सिक्योरिटी की टीमें करेंगी। क्योंकि जो सूरत हाल लोगों का रश देखते हुए पैदा हो रही थी, उसमें दो नुकसानात जो है होने का अंदेशा बढ़ रहा था। एक तो ये रश बढ़ता है तो SOPs की खुद ब खुद धज्जियां उड़ जाती हैं कि लोग जुड़ जुड़ के खड़े हुए होते हैं। जो बुनियादी नुक्ता है कोरोना से बचाव का जी फासला रखा जाए मुमकिन, वो जो है वो नुक्ता नजरअंदाज हो रहा था, जिसके बायस जो है वो सेंटर्स की तादाद भी बढ़ाई जा रही है, और जो है वो ये कहा जा रहा है कि लोग सहूलत के साथ आए। एक चीज ये भी पैदा हुई थी कि जैसे ही लोगों ने सिम बंद होने का और तनख्वाहें बंद होने का सुना, बिल्कुल वो भी एक डर मौजूद है। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आसिम अशरफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे और सारे सिचुएशन से आपने हमें अपडेट किया। अच्छी खबर यह है कि लोगों का जो अब रश है या जो रुझान है कम से कम वो वैक्सीनेशन की जाने बढ़ा है, और हुकूमत इसको मजीद कैसे बेहतर कर सकते हैं। मुख्तलिफ अजला में जो वैक्सीनेशन सेंटर्स का जो क़याम है, आई एम श्योर कि दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड आइडिया, ताकि जो रश है वो कम हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड हो सके। आगे जी हमारे प्रोग्राम में क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है हमारी आज की बच्चियों के लिए कि वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सकें। ये मैं बात क्यों कह रही हूँ? ये मैं बात इसलिए कह रही हूँ कि हम हमेशा लड़कों को सिखाते हैं, बताते हैं कि उनको फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हमने कभी हमारी बच्चियों को नहीं सिखाया, कभी हमने हमारी बच्चियों को नहीं बताया कि उनको भी फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मेंटली स्ट्रेंथन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि किसी भी सूरत हाल का वो मुकाबला डट कर सकें। अगर कोई बाप या भाई उनके साथ मौजूद नहीं है तो किसी की इतनी जुर्रत ना हो कि वो हमारी बच्चियों पर आंख उठाकर देख सके। जहाँ पर हम बहुत सारे स्किल्स सिखाते हैं हम अपनी बच्चियों को, हमारा दिल करता है कि वो म्यूज़िक क्लास भी ज्वाइन करे, स्विमिंग में भी नंबर 1 हो, पेंटिंग में भी अच्छा हो। हम एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में अपने बच्चों को इन्वॉल्व रखते हैं। मैं अपने हस्बैंड से हमेशा कहती हूँ, माई सेलिना इज़ 2 years old, मैं उसको हमेशा ये बात बोलती हूँ कि ये थोड़ी सी बड़ी होगी तो मैं इसको मार्शल आर्ट्स ज़रूर सिखाऊंगी, चाहे मुझे इसके लिए फ़ाइट करनी पड़े किसी के साथ भी। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम देखते हैं कि आए रोज़ बच्चियों को हरास किया जाता है, बच्चियाँ क्या आजकल तो बच्चों को भी हरास किया जाता है। और जब आपकी बच्ची के पास कोई स्किल होगा या वो अपना सेल्फ डिफेंस जानती होगी, जब वो अपने आप को बचाना जानती होगी, तो शायद मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती भी फील करती हूँ। जो मुझे याद आ जाता है नूर मुकद्दम केस भी मुझे याद आ जाता है। अगर हमारी बच्चियाँ अपना सेल्फ डिफेंस जानती हों तो शायद वो किसी वर्स्ट सिचुएशन में उन हालात का मुकाबला कर सकें, किसी वहशी दरिंदे से बच सकें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे साथ जनाब जो गेस्ट स्पीकर मौजूद हैं इन आवर स्टूडियोज़, अगर कहा जाए कि ये पायनियर हैं पाकिस्तान में मार्शल आर्ट की बेस रखने वाले, बुनियाद रखने वाले, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। और इनका जो नेटवर्क है, इनका जो काम है वो बहुत ज़बरदस्त है। इनके बेटे भी अब इन्वॉल्व हैं, मैंने इनका पूरा सेटअप देखा है, हमने पूरा असर आपका शो भी हमने आपके साथ वसीम साहब हमने किया है। एंड आई एम रियली ग्लैड कि आप इतना ज़बरदस्त और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुँचा रहे हैं, बल्कि इसकी अवेयरनेस भी। अच्छा मुझे बताइएगा कि बच्चियाँ अपना सेल्फ डिफेंस कैसे कर सकती हैं? जी, उसमें ये है कि आपने भी बहुत से प्रोग्राम्स हमारे साथ किए हैं, उससे भी एक बड़ा अच्छा लोगों में अवेयरनेस आई है। और हम वैसे तो माशाल्लाह अराउंड 45 इयर्स मुझे होने लगे हैं। मैंने ये सारा पाकिस्तान में किया है, कमर्शियल भी और नॉन कमर्शियल भी। ज़्यादा हमारा जो नेटवर्क है वो नॉन कमर्शियल है, क्योंकि आपको पता है हमारे मुल्क में ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। जहाँ आप आए थे वो कमर्शियल सेंटर है, बहुत से लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो छोटे शहर हैं जैसे फैसलाबाद, जंग है, सरगोदा है, सादकाबाद, बहुत से आपको पता है इन शहरों पे एक तो इतना अवेयरनेस नहीं है, लोग नहीं समझते कि बच्चियों को सिखाना है ऐसा। लेकिन अभी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुए हैं जिससे अब कुछ बड़ा है, बहुत ज़्यादा। और उसमें ये हुआ है कि बच्चियों की तादाद बढ़ी है। हमने भी कुछ ज़्यादा काम किया है इस पे।
और उसमें बच्चियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि जैसा भी आपने बताया कि और लोग दूसरा स्पोर्ट्स करवाते हैं, तो इस स्पोर्ट्स को करना इसलिए ज़रूरी है कि एक तो आपका फ़िटनेस लेवल अच्छा रहता है, प्लस उसमें ये होता है कि आपको शुरू से ही डिसिप्लिन आप सीखते हैं, बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है, बच्चियों में कॉन्फिडेंस आता है, आपका लेफ़्ट राइट दोनों हाथ चलना शुरू होते हैं जो आप सारी ज़िंदगी एक साइड यूज़ करते हैं। जब आपको पता चलता है कि जितना पावर इसमें है उतना ही इसमें है, तो एक डबल काम हो गया ऐसा। फिर आपकी बॉडी स्ट्रांग होती है। फिर जब आप ट्रेनिंग कर लेते हैं तो आपको पता होता है कि आपका किक पंच में कितना फोर्स है। अच्छा, यहाँ पे वसीम साहब हम ये बात करना चाहूँगी कि बड़े लोगों के लिए एक्सरसाइज वर्जिश करना कितना इंपॉर्टेंट है। अब छोटे बच्चों को तो आप ऑब्वियसली एक्सरसाइज या वर्जिश की कोई खास ज़रूरत नहीं है, या लेकिन मार्शल आर्ट्स एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें उसके पूरे जो उसकी बॉडी पार्ट्स हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, और वो फिटनेस है, एक काइंड ऑफ फिटनेस, और उसके साथ साथ एक स्किल भी है जो वो अडॉप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। और उसमें बड़े जो एज के लोग हैं, एक्चुअली आपको पता होगा कि पाकिस्तान में योगा भी मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, और वो भी माशाल्लाह आप जगह जगह देख सकते हैं। किसी पार्क में चले जाएं, किसी जगह चले जाएं तो सुबह बहुत से बूढ़े बड़ी एज के लोग कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तो ये सब कुछ वो था जो हम बाहर चाइना में भी नहीं था। जो चाइना में या जापान में हम देखते थे। शायद आपको पता हो कि वहाँ सुबह उठ के जितने भी सीनियर सिटीज़न हैं, वो एक आर्ट है ताई ची, वो कर रहे होते हैं। तो अभी हमें आप लाहौर में किसी पार्क में चले जाएं, वहाँ आपको योगा करते हुए लोग नजर आएंगे। वसीम साहब मुझे बताएगा कि बच्चों के, चूंकि खासकर हम सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे हैं, तो किस एज से बच्चियों को ये स्किल की तरफ हमें उनका रुझान करना चाहिए, या जो है मार्शल आर्ट सीखने की ज़रूरत पड़ती है? जी, अभी तो हमारे पास जो हम 3 साल की बच्ची को ट्रेनिंग कराना 3 साल की बच्ची सीख सकती है, ट्रेनिंग स्टार्ट हो सकती है। और अभी मेरे पास बहुत सी 3 साल से लेकर, मतलब जो मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग है वो अराउंड 35-40 के जो लेडीज़ हैं, गर्ल्स हैं और बच्ची हैं, वो ट्रेनिंग कर रही हैं। ऐसा ख़ास तौर पे जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लड़की काम के लिए आपको पता जाती है तो वो घर से भी अकेला जाएगी और शाम को वापस भी आएगी। तो उसके लिए ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी है कि अगर उसमें थोड़ी सी भी ट्रेनिंग, मैं अभी आपको बताऊंगा कि अगर आप थोड़ी सी भी जानते हैं, लेकिन उससे ये है कि जो भी लड़का या कोई होता है वो, क्योंकि वो डरपोक होता है, उसके दिल में चोर होता है, तो जब आप थोड़ा सा भी उसको कुछ करेंगे तो वो फ़ौरन मतलब डर जाएगा, फ़ौरन मतलब भागने की करेगा, जो एक आम रोड के ऊपर ऐसा अगर कोई इंसिडेंट होता है। अच्छा, मुझे बताइएगा वसीम साहब कि आ जाओ, जो एक बच्ची जो कि मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ले रही है, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ और एक आम बच्ची जो कि इसकी ट्रेनिंग नहीं ले रही है, उसमें क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है जी। अभी एक बच्ची ने ज्वाइन किया था तो उसको बोला गया कि अभी 5 पुशअप्स जो है वो नहीं निकाल सकती थी, 5। अच्छा। अभी कोई 3 महीने पहले की बात है। इस टाइम माशाल्लाह वो 50 पुशअप्स जो है वो निकालती है। तो उसकी जो आर्म्स की पावर है वो बढ़ गई ऐसा, और वो ज़ाहिर है अगर उसने पुशअप्स निकाले हैं, एब्स की एक्सरसाइज की है, तो एक आम बच्ची में उतना रेजिस्टेंस पावर नहीं होती, आम बच्ची के मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं, तो वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार रही होती है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके बालों से लेके पाँव के फिंगर टिप्स तक हर चीज़ की एक्सरसाइज होती है और आपके हर मसल जो है वो स्ट्रॉन्ग किए जाते हैं। वसीम साहब, मुझे बच्चियों का या पेरेंट्स का तो पता नहीं है कि वो एडमिशन करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे। मेरी बड़ी ख्वाहिश होगी कि अगर वो बच्चियों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग की तरफ वो उनका शौक पैदा करे, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत सारी जो बेगमात हैं वो एडमिशन लेने की ख्वाहिशमंद ज़रूर हो गई होंगी, क्योंकि उनको बड़ा फ़ायदा होने वाला है। जनाब, ब्रेक की जाने बढ़ेंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम वसीम ताई साहब से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि वो हमें कुछ इस तरह के टिप्स बताएं, या हमें बताएं एक्चुअली कि मार्शल आर्ट की जो बेसिक जो व्हाट वी विल से कि जो खवातीन सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, आप बेसिक जो ट्रेनिंग तो इमीडिएटली आप एक्शन ले सकते हैं। बिल्कुल, अगर किसी खातून को लग रहा है कि वो खतरे में है तो वो फौरी तौर पर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग अगर उसके पास है तो वो क्या कर सकती है और अपना सेल्फ डिफेंस कर सकती है, ये हम जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। में इजाफा होता है, हम उस पर बात कर रहे थे। अभी हम वसीम ताई साहब से कुछ ऐसी मूव्स जानेंगे कि अगर ख़वातीन या बच्चियां अगर अपने आप को ख़तरे में महसूस करें और वो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग जानती हैं तो वो कैसे अपने आप को इस सिचुएशन से आउट कर सकती हैं। जी वसीम साहब। जी, उसमें फर्स्ट तो ये है कि एक सिंपल पहले तो आपको बताया जाएगा कि जैसे एक
ये आपकी एक जजमेंट होती है कि आपको किस लेवल का कोई तंग कर रहा है ऐसा। तो फर्स्ट ये है कि अगर कोई आपका बाजू या हाथ कोई पकड़ता है, स्नैचिंग की कोशिश करता है, मतलब ये है कि आप यूँ समझ लें अगर कोई स्नैच कर रहा है या वैसे आपका बाजू आप जा रहे हैं आपको पकड़ता है, खींचता है, तो एक तो वो एक ऐसी टेक्निक है कि जिसको आपको बगैर एक आदमी में ज़्यादा जोर होता है, लड़की में कम होता है। लेकिन उसमें यह है कि अगर आप जब आपने वो ट्रेनिंग की होती है तो उस ट्रेनिंग में जैसे आप मेरा ये हाथ पकड़ें, दोनों हाथ से यहाँ से पकड़ लें, ऐसे पकड़ते हैं, जोर से पकड़ लें, तो मैं इसको और यही मैं आपका हाथ पकड़ता हूँ, आप ऊपर से हाथ लाएं ऐसे और अपनी तरफ ये इसमें ये टेक्निक है, इसमें पावर की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ टेक्निक नीड टू नो कि करना क्या है। इसी तरह जैसे आप मेरे दोनों हाथ ऐसे पकड़ लेते हैं, जोर से पकड़ लें और ये देखें मैं इसको सिर्फ ये स्विंग करूंगा और यही हाथ मैंने आगे, तो आप अपनी तरफ जो इसको इनवर्ड स्विंग करें, यस ये तो ये फौरन आप इसको जैसे ही आपने इसको स्विंग किया, यू स्विंग एंड प्रेशर से आपने उसको पुश कर दिया। अगला बंदा उस सिचुएशन में सोच भी नहीं सकता कि इतना क्विक हो सकता है ये। जी, दूसरा उसमें होता है कि अगर आप देखते हैं कि कोई आपको इससे ज्यादा, ठीक है, ये तो था कि अगर कोई आपको पकड़ने की या होल्ड करने की कोशिश करता है, सो आपने क्या करना है। ओके, सेकंड आपको जैसे कि एक शॉर्ट डिस्टेंस है या आप किसी लिफ्ट में हैं या ऐसी जगह पर हैं, तो फौरी तौर पे अगर आप यूं खड़े हैं तो आपने ये डायरेक्ट उसके नाक के ऊपर पंच करना है। पंच नहीं करना, सिर्फ प्रेस करना है ऐसे, ये ऐसे प्रेस। तो ये क्या होता है कि फौरी तौर पे आपको 10 to 15 सेकंड्स के लिए कुछ नजर नहीं आएगा, आपकी आंखों से पानी फुल फोर्स के साथ करना है। अगर आप ज्यादा करेंगे तो ये टूट जाएगा। अगर आप हल्का सा भी यूं करते हैं तो भी, यानी कि ये क्विक आपको इमीडिएटली अगर कुछ भी आपको करना है तो आप देखिए सिंपल, अगर मैं यूं ऐसा तो आप फौरी तौर पे मेरे नाक पे ऐसा तो पुश कर सकते हैं, उससे अगला बंदा जो है वो फौरी आपको इतना टाइम मिल जाता है कि आप सोच सकें, कुछ भी वो कर सकते हैं। ठीक। एंड थर्ड यानी इसी पे ही अगर शॉर्ट डिस्टेंस, तो आप फौरी तौर पे उसके दोनों हाथ कानों पर हिट कर सकते हैं और ये दोनों हिट करने से थोड़ी देर के लिए आपका ऐसा महसूस होगा कि आपको अंधेरा आ जाएगा, अंधेरा आएगा, आप गिर जाएंगे। और सेकंड आप फौरी तौर पे उसको नी शॉट, जब आप ये करेंगे तो यहाँ से पकड़ के आप उसको नी शॉट, ये वो लोग कर सकते हैं जिनको थोड़ा सा ट्रेनिंग की हुई है। यानी कि ये जो सारी टेक्निक्स आप बता रहे हैं, ये अगर घर में भी खवातीन अगर इस वक्त ट्राई करें नहीं मतलब कि नॉट ऑन हस्बैंड्स, मतलब अगर कोशिश की जाए, सो आपको फिर भी बेसिक टेक्निक्स लर्न करने की जरूरत है, ऐसे ही है? जी बिल्कुल, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग या सीखने की जरूरत है। दो कि इट्स इजी, ये आसान है जो भी बताया गया है, लेकिन आई एम श्योर इसके अलावा बेतहाशा ऐसी टेक्निक्स होंगी जिसकी ट्रेनिंग की जरूरत है, ऐसे ही था। देखिए उसमें ये होता है कि जब आप थोड़ा ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी मूव्स जो है वो बड़ा उसमें एक क्लियर आपको पता चलता है कि जैसा आप ये एल्बो शॉट देंगे तो ये यहाँ से ये लगेगा, ये पंच अपर कट करेंगे, ये ऐसा, ये आप यहाँ से ही खड़े होकर, यानी आप यहाँ पर हैं तो यहाँ से ही खड़े होके आप फेस पे किक कर सकते हैं, आप यहीं से खड़े होके आप यहाँ से घूम के ये किक कर सकते हैं। तो ये सारा करने के लिए आपको एक बैलेंस चाहिए, आपको एक ट्रेनिंग चाहिए, जो हम चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं वो हमारे सेंटर्स जो हैं वो विजिट करें, और मैक्सिमम सेंटर्स ऐसे हैं जहां हमारी फ्री ट्रेनिंग है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जैसे हमने फर्स्ट टिप्स थी जिसके लिए हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है वसीम साहब, उस तरह की मजीद भी कुछ चीज़ें या टिप्स हैं जो हमारी ख़वातीन जो इस वक्त देख के, जैसे कि नाक पर आपने बताया कि पंच करना या कान को पंच करना, उस तरह की कुछ मजीद मैं चाहूँगी कि टेक्निक्स हम शेयर कर सकें जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ की नहीं लेकिन सिर्फ आपके शार्प रिफ्लेक्सेस होने की ज़रूरत है। जी, उसमें फौरी तौर पर ये होता है कि जो इस टाइप की जिसमें ट्रेनिंग का ऐसा नहीं है, आप दोनों जो है ये आंख के अंदर हिट कर सकते हैं, यानी अपने फौरन बचाव के लिए आप दोनों अपने इंडेक्स और मिडल फिंगर, आपकी दोनों ये फिंगर्स जो हैं अब आंख के अंदर हिट कर सकते हैं। फिर उसमें ये होता है कि ज़्यादातर ये चीज़ है कि आपको अपने ये दोनों घुटने, दोनों हाथ, दोनों एल्बोज जो है ये एक्चुअली आपके वेपन्स है। तो वेपन्स जो हैं वो आप
कैसे इस्तेमाल करना है, ये थोड़ा सा आपको सीखने के लिए एक चाहिए कि थोड़ा सा आप कहीं भी आप थोड़ी सी एक ट्रेनिंग ले लें। और अगर आप नहीं ले सकते तो जो मैंने पहले आपको बताए हैं 3 स्टेप्स जो है, फर्स्ट आप फेस नाक पे हिट कर सकते हैं, दोनों कानों पे हिट कर सकते हैं। अच्छा, और जैसे कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है, मैं ये बार बार बात कहना, मैं बच्चियों की सेल्फ डिफेंस की बार बार बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ रेप केसेस इतने ज़्यादा होते हैं, ज़बरदस्ती के वाक़यात इतने ज़्यादा होते हैं, घरेलू तशद्दुद के वाक़यात इतने ज़्यादा होते हैं, घर में ख़वातीन को आग जलाए जाने के वाक़यात इतने ज़्यादा होते हैं, और ऐसे में खातून अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पाती, अपने आप को वो बचा नहीं सकती है इन वर्स्ट सिचुएशन। तो अगर हम थोड़ी सी अवेयरनेस इसके ऊपर क्रिएट कर रहे हैं, या कम से कम हर शख्स को, अच्छा यही मर्दों के लिए भी है, मर्दों के साथ भी कोई ना कोई खुदा ना खास्ता कोई रोड स्नैचिंग या किसी ना किसी तरह का इंसिडेंट आ सकता है, तो आप फौरी तौर पर अपने आप को ये टेक्निक्स यूज करते हुए बचा सकते हैं, उस सिचुएशन से स्केप हासिल कर सकते हैं। कि वसीम साहब बिल्कुल इसी तरह है, क्योंकि आप देखिए कि इस पे कोई आपको वेपन्स की जरूरत नहीं है। हाँ जी, लेकिन सिर्फ इतना करना है, क्योंकि स्पोर्ट्स तो सब अच्छी हैं। इस स्पोर्ट्स का मैं इसलिए कहता हूँ कि ये आपके साथ है। अगर आपने ये सीखा हुआ है तो आप सोए हुए हैं तो भी आप सेल्फ डिफेंस जानते हैं, आप गाड़ी में जा रहे हैं तो भी जानते हैं, आप किसी रोड पे खड़े हैं, तो ये स्पोर्ट्स उन सारी स्पोर्ट्स से बेहतर इसलिए समझा जाता है कि ये आपका एक तो हेल्प करती है किसी भी ऐसी मतलब सिचुएशन में जिसमें आप कहीं प्रॉब्लम में हैं, तो आपको ये कोई ना कोई आपको सेल्फ डिफेंस में हेल्प करेगी। तो इसलिए ये स्पोर्ट्स जो है हर एक को करना चाहिए, ताकि इसको आप बिल्कुल कोई एक्स्ट्रा वो नहीं समझें कि ये बिल्कुल फारे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है या आप पैसे ज़ाया कर रहे हैं। ये ऐसी स्पोर्ट्स है जो आपको फिट भी रखेगी और आपके साथ है, मतलब उसमें फुटबॉल तो आप अभी भी आप रिफ्रेशमेंट कोर्स भी कर सकते हैं उसका, चाहे अगर आप कर सकें। और फिर आप जैसे फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल ग्राउंड तक है, ग्राउंड में खेला और वापस आए, उसके बाद खत्म जो है। तो ये आपने अगर ट्रेनिंग की है तो जब आप घर आएंगे तो भी आप उसी ट्रेनिंग में ही होंगे। अगर आप किसी ड्राइव कर रहे हैं तो भी आप उसी वो सारी जितनी भी टेक्निक्स हैं वो आपके साथ है। तो मैं सबको यही मतलब करूँगा, एडवाइस जितने भी पेरेंट्स हैं कोशिश इसकी करें। बच्चों को लाने की थोड़ी तकलीफ तो है, लेकिन इसका स्केड्यूल इतना लाइट है कि ये जो ट्रेनिंग है हमारे पूरे पाकिस्तान में जितने सेंटर्स हैं उसमें 3 दिन ट्रेनिंग होती है और 1 घंटे की ट्रेनिंग होती है। अगर आप इसको टोटल इसका टाइम जो है वो अगर आप टोटल करें पूरे महीने का तो 12 घंटे बनते हैं और 12 घंटे इसको लाने ले जाने में बनते हैं, तो टोटल 24 घंटे हैं, यानी कि 1 दिन। तो अगर आप अपने बच्चों एक दिन अपने बच्चों को दें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें रुक सकती हैं। बहुत सी बच्ची हैं, बहुत से ऐसे जो केसेस हैं वो शायद ना हो। बिल्कुल, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को थोड़ा सा आप आगे से कोशिश करते हैं तो वो उसको रुकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा वसीम भाई, सब कुछ और चूँकि हम सेगमेंट को क्लोज भी करने की जानिब बढ़ रहे हैं, कोई ऐसा सेल्फ डिफेंस टूल जो कि ख़वातीन अपने साथ रख सकती हैं? ऑब्वियसली एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड लाइसेंस ऑफ अ गन, तो नहीं कोई रख सकता, चाकू छुरी भी नहीं रख सकता, और ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप अपने साथ कैरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई सेल्फ डिफेंस टूल जो कि बच्चियाँ खासकर अपने पर्स में अगर रख सकती हैं जब वो ख़तरे में अपने आप को महसूस करे तो? जी, उसमें ये होता है कि एक हमारा छोटा सा वेपन है ननचक्स जो है, ओके, जिसमें बीच में थोड़ा सा चेन होता है और दोनों तरफ एक आप यूँ समझे कि 1 फीट की स्टिक होती है। तो एक बड़ा शॉर्ट सा है, उसको आप पर्स में भी रख सकते हैं, उसको आप वैसे भी कैरी कर सकते हैं, उसके में लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। तो वो अगर वेपन अगर आप थोड़ा सा सीख भी लें, 1-2 स्ट्राइक, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं यहीं से आपको हिट कर सकता हूँ, मैं 3-4 लोगों को मार सकता हूँ। और अगर लेकिन एग्रेसिव लोग इसको बिल्कुल मत रखें अपने साथ। और इसके साथ ब्लैक पेपर स्प्रे इज वेरी सेफ, जो कि यूरोप में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो लोग बच्चियाँ अपने पास रखती हैं, कैरी करती हैं अपने पर्स में। वेलकम बैक वंस अगेन इन नेओ पाकिस्तान। जनाब, एक सेगमेंट अभी हम जो इंट्रोड्यूस में मैं आपसे करवाने चाह रही हूँ, और जैसे ही मुझे पता चला कि एक ऑर्गेनाइजेशन या एक ऐसा शख्स जो कि इंसानियत के लिए इतना ज़बरदस्त काम कर रहा है, या कोई भी इंसान जो कि लोगों की फलाह के लिए काम करे, तो यकीन करेंगे बहुत खुशी महसूस होती है। और इसी तरह कराची में रोशनी हेल्पलाइन लोगों की ज़िंदगियों में रोशनी भर रही है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि रोशनी हेल्पलाइन बेसिकली है क्या और ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। आपको पता है कि आजकल हमारे मुआशरे में, हमारे मुल्क में
एक जो बहुत बड़ा एक हम क्राइसिस फेस कर रहे हैं या एक जो बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रहे हैं काइंड ऑफ, वो ये कि बच्चों के अगवा का मामला है। आए रोज़ हम खबरों में देखते रहते हैं, अखबारों में पढ़ते रहते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्टर्स शेयर होते रहते हैं कि फ़लाँ बच्चा अगवा हो गया, उसकी इतनी उम्र है, लापता है, पुलिस में कंप्लेन की है, FIR दर्ज करवाई है, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा, बच्चे मिल ही नहीं पाते हैं। ऐसे में जो रोशनी हेल्पलाइन है वो कैसे काम कर रही है? बड़ा छोटा सा लेकिन शानदार सेटअप इन्होंने बनाया है। जनाब, रोशनी हेल्पलाइन जो है वो एक वैन में काम कर रही है, जहां पे इन्होंने वैन को एक अपना प्रॉपर ऑफिस बनाया हुआ है और इसी ऑफिस में जनाब FIR भी दर्ज होती है, पुलिस भी इसी वैन में मौजूद है और ये वैन जो है ये गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए काम करती है। ये फाउंडेशन जनाब 2006 में बनाई गई थी और अब तक ये काम कर रही है। तकरीबन 5500 बच्चे, 5500 गुमशुदा बच्चे रिकवर किए हैं रोशनी हेल्पलाइन में। बड़े यूनिक तरीके से ये लोग काम करते हैं। ट्रक आर्ट के ज़रिए ये एक मैसेज या पैगाम या जो इनका एक फाइंडिंग का जो तरीका है बच्चों की गुमशुदगी से मुतालिक, ये उस तरीके से बच्चों की तलाश करते हैं। यकीनी तौर पर आप ये तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि ये जो ट्रक आर्ट है किस तरीके से ये बच्चों की तलाश के लिए, गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए, उनकी बाजियाबी के लिए काम करता है। इसके साथ साथ एक और बड़ी जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इन्हीं की फाउंडेशन के साथ तकरीबन 2200 ट्रांसजेंडर्स भी काम कर रहे हैं जो बच्चों की तलाश के लिए इनकी मदद करते हैं, इनके साथ ऑन बोर्ड हैं। बहुत ज़बरदस्त बात है। कैसे अब आप जो है वो इसका जो है रोशनी हेल्पलाइन तक पहुंच सकते हैं, उसका भी बड़ा आसान तरीका है, मैं आपको वो भी बताती हूँ। आप अपने फ़ोन में बच्चा फाइंडर ऐप, एक एप्लीकेशन है, आप अपने फ़ोन में वो डाउनलोड कर सकते हैं जिसके ज़रिए आप रोशनी हेल्पलाइन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और बहुत ही यूनिक जनाब तरीके से बच्चों को ये ढूंढते भी हैं। हमारे साथ जो इसके फाउंडर मौजूद हैं मोहम्मद अली साहब, जो कि बहुत अरसे से 20 सालों से ह्यूमन राइट्स के लिए भी काम कर रहे हैं। उनसे हम जानते हैं कि जो रोशनी हेल्पलाइन है उसके मज़ीद प्रोजेक्ट्स या वो किस तरीके से काम करती है और अभी तक जो 5500 बच्चों को तलाश किया जा चुका है। इट्स अ बिग अचीवमेंट माशाल्लाह। मोहम्मद अली साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। मुझे बताइएगा कि ये फाउंडेशन 2006 में आपने बनाई, कहाँ से ख्याल आया इस फाउंडेशन के क़याम का या इसकी बुनियाद रखने का? देखें जी, पाकिस्तान में जब एक बहुत बड़ा वाक़या रूनुमा हुआ, जावेद इकबाल ने 103 बच्चों को कत्ल करके मारने का और जिनसी ज़्यादती का इकरार किया, कन्फेस किया, तो उसके बाद से मुझे ये ख्याल आया कि क्योंकि पंजाब पुलिस की अपनी एक रिपोर्ट थी कि जनाब इसने जितने बच्चों को मारा है वो ज़्यादातर मिसिंग हैं और घरों से लापता हैं। तो इसका मतलब ये था कि बच्चे घरों से लापता हो रहे थे, मिसिंग हो रहे थे, लेकिन उनकी कहीं पे भी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही थी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही थी। तो मेरा ख्याल इसी तरफ को मेरी तवज्जो मबजूल हुई। मैं चूँकि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ और 1988 से काम कर रहा हूँ, तो मैं चूँकि ग्रास रूट लेवल पर काम करता हूँ, तो हम चूँकि क्रिएटर हैं, हम चेंज मेकर हैं, तो हमारा ये सोच होती है कि हम लोगों की ज़िंदगी में चेंज लाएं और किसी तरह से उनको रिलीफ पहुंचाएं। इसी बात को सामने रखते हुए मैंने एक नेटवर्क डेवलप किया कराची के अंदर, क्योंकि कराची में जो है वो हंड्रेड्स ऑफ बच्चे हर साल गायब हो जाते हैं और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं होता है। तो ये है कि जो बच्चा बिलो 18 है वो बच्चा है, और अगर इस एज ब्रैकेट में बच्चा अपने वालिदैन से लापता है, खो गया है दिनों से, घंटों से, महीनों से, इस मीन्स के वो मिसिंग है। अब अगर वो मिसिंग है तो वो किसी नदी नाले में गिर सकता है, उसे कोई जिनसी ज़्यादती के लिए उठा के ले जा सकता है, उसको ट्रैफिक किया जा सकता है या उसको तावान के लिए उठाया जा सकता है। ये सब कुछ कब होगा? जब बच्चा अपने वालिदैन से राब्ते में नहीं होगा। इसी बात को सामने रखते हुए कराची में नेटवर्क डेवलप किया गया और बहुत ही रोशनी हेल्पलाइन 1138 की शुरू से ही एक इनोवेटिव अप्रोच रही है। हम बच्चों को तलाश करने के लिए और इस इशू को हाईलाइट करने के लिए हमेशा से अनोखी कैंपेन्स रन करते हैं। हमने काइट ऑफ होप के नाम से कैंपेन रन की, उम्मीद की पतंग। उसके अलावा हमने ट्रक आर्ट का सहारा लिया कि जो ट्रकों के पीछे आपने देखा होगा तस्वीर मुख्तलिफ अपने चाहने वालों की बनाते, तो हमने सोचा क्यों ना हम इसको बच्चों की तलाश के लिए यूज़ करें। तो हमने ये कैंपेन ट्रक आर्ट की स्टार्ट की और अब माशाल्लाह से कराची में वाटर टैंकर्स के साथ भी हम काम कर रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ वाटर टैंकर्स के साथ। और आपने ये देखा कि एक ये बड़ा मसला है कि 10 साल से जो कम उम्र का बच्चा होता है वो अगर खो जाए तो वो एक खतरनाक
खतरनाक केस होता है, उस पर फौरी प्रॉम्प्ट एक्शन की जरूरत होती है, फौरी एफआईआर की जरूरत होती है। वो केस हम तक आते हुए या हम उस केस तक पहुंचते हुए काफी टाइम लग जाता है, तो जो क्रूशल टाइम होता है उसमें काम करने की जरूरत होती है। इस आइडिया को सामने रखते हुए हमने रोशनी ऑन व्हील्स के नाम से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। हमने अपनी एक वैन को हमने कस्टमाइज किया, उसके अंदर हमारा पुलिस ऑफिसर मौजूद होता है, हमारा काउंसलर मौजूद होता है, साइकोलॉजिस्ट मौजूद होता है। वो पूरी टीम उस वैन की, जो पूरा काम हमारे ऑफिस में होता था, वो वैन पूरी अब उस घर पे चली जाती है जिसका बच्चा खोया होता है। अच्छा, और वहीं जाके उसको पुलिस से कनेक्ट किया जाता है, पहुंच जाते हैं, उनके वालिदैन तक पहुंच जाते हैं और फिर वहां पे प्रॉपर जो है, जी बिल्कुल बिल्कुल फौरी पहुंच जाते हैं। अच्छा मोहम्मद अली साहब, हमारा टारगेट ये होता है कि अगर बच्चा खो गया है, अगर बच्चा खो गया है तो हम अपने वैन, जो वैन में हमारा दफ्तर बना हुआ है, वो वैन वहां पे विद इन 15 मिनट्स पहुंच जाएगा। क्योंकि आपको पता है कराची इज अ बिग सिटी जस्ट लाइक अ स्मॉल कंट्री, तो वहां हर कोने तक पहुंचना आसान भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी हमने एक टारगेट रखा है कि हमें जैसी इत्तला मिले हम विद इन 10-15 मिनट्स वहां पहुंचे और उस बच्चे की तलाश के लिए फौरी काम शुरू करें और पुलिस को ऑन बोर्ड लेके उसमें काम स्टार्ट किया जाए। फौरी तफ्तीश का भी हमने देखा कि ट्रक आर्ट के जरिए बच्चों की तलाश का सिलसिला एक पूरा किया जाता है, तो ये कितना तरीका जो है वो आपको लगा कि मददगार साबित हुआ बच्चों की बाजियाबी के हवाले से, और इसके अलावा कोई और भी तरीका कार है बच्चों की तलाश के लिए? देखिए, ट्रक आर्ट इज अ वेरी इनोवेटिव अप्रोच इन द पाकिस्तान। हमारी एक साथी है समर मिनुल्लाह, उनका ये बेसिक आइडिया है कि ट्रक आर्ट को सोशल इश्यूज की, सोशल मैसेजेस के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो उनके साथ मिलकर हमने ये कैंपेन डिजाइन की थी। तो इसका मकसद ये है कि आप देखेंगे कि एक ट्रक जब कोई सामान लोड करता है तो पूरे पाकिस्तान में घूमता है। हमने ये 25 बच्चों का एक हमने पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और पीर वदाई और मुल्तान के ट्रक अड्डों से स्टार्ट किया। हमने वो 25 बच्चे अपने डेटाबेस से फिल्टर किए जिनका हमें अंदेशा था, खर्चा था कि वो बच्चे कराची से बाहर ले जाए गए, तो हमने उनकी तलाश स्टार्ट की। तो हमने ये ट्रक आर्ट का सहारा लिया और कोई 40 से ज्यादा ट्रक्स के ऊपर ये पिक्चर्स हमने पेंट की और फिर वो ट्रक्स मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में चले गए। उसके बाद वो उनमें से 9 बच्चे हमें रिकवर भी हो गए इस ट्रक आर्ट की वजह से। ना सिर्फ बच्चे रिकवर हुए, हमारे पास अब तक कोई 8,000 से जायद कॉल्स भी रिसीव हुई हैं उस ट्रक आर्ट की वजह से, जिसपे हमारा मैसेज और 1138 नंबर पेंट हुआ है। तो ये एक बहुत इस पे बहुत, और इसके अलावा इस अप्रोच को इंटरनेशनली बहुत सराहा गया और हमें कोई 14-15 इंटरनेशनल अवार्ड्स भी मिले बाकायदा इस कैंपेन की वजह से। इस मोहम्मद अली साहब हमें बताएगा कि जितने लोग इस वक्त आपका प्रोग्राम देख रहे हैं तो वो किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं रोशनी हेल्पलाइन के साथ? एक तो आपने नंबर बताया कि 1138 जो है वो नंबर है, और इसके अलावा कोई एप्लीकेशन भी है जो हम फोन में कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं सब आपके टीवी चैनल के तवज्जो से सबको बताना चाहूँगा, अगर किसी का बच्चा खो जाता है, लापता है, तो आप बिल्कुल देर ना करें, बराए मेहरबानी करीबी थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज करवाएं या रोशनी हेल्पलाइन का जो हेल्पलाइन का 4 डिजिट नंबर है 1138, उस पर फौरी राब्ता करें। आपको रहनुमाई, आपको गाइड किया जाएगा, आपकी मदद की जाएगी। इसके अलावा हमारी एक AI सिस्टम पे एक बहुत ही जदीद एप्लीकेशन बनी हुई है जिसको हम बच्चा फाइंडर कहते हैं, वो प्ले स्टोर पर मौजूद है, आप उसको डाउनलोड कीजिए। अगर आपकी नज़र से कोई ऐसा केस, ऐसी कोई तस्वीर, ऐसी कोई वीडियो गुजरती है जिसमें बच्चे की तलाश की अपील है, वो बराए मेहरबानी हमारी इस ऐप पे डालिए। फिर वो ऐप आपको जवाब देगी कि उस बच्चे का स्टेटस क्या, हम चेक करके बताएंगे विद इन 2-3 मिनट्स के अंदर अंदर। एक तो ये कि जो हमारा ये मकसद ये था कि लोग जो केसेस वायरल कर रहे होते हैं तो वो ऐसे भी होते हैं कि जो बच्चे मिल चुके होते हैं वो भी वायरल हो रहे होते हैं। तो हम चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे इसके जो आदाद शुमार है वो भी ठीक किए जाए और सही सिमत में बच्चों की तलाश की जाए। तो एक तो ये आइडिया भी, उसके अलावा हमारा फेसबुक का जो पेज है रोशनी हेल्पलाइन 1138, आप उसके जरिए से भी हमें अपील कर सकते हैं, केसेस भिजवा सकते हैं। और उसके अलावा हमारी वेबसाइट है और सोशल मीडिया के मुझे ये बताएगा 2200 ट्रांसजेंडर्स भी आपके साथ हैं जो कि काम कर रहे हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं और मददगार साबित होते हैं बच्चों की तलाश के लिए? देखें जी, पाकिस्तान में रोशनी हेल्पलाइन 1138 की शुरू से एक बहुत ही इनोवेटिव अप्रोच रही है काम करने के हवाले से। जो मैंने पिछले इनिशिएटिव्स आपको बताया, काइट ऑफ होप, ट्रक आर्ट या दूसरे, इसी तरह से हमारे पास पूरे कराची के अंदर कुछ 4,500 से ज्यादा
वॉलंटियर्स, रजाकार हमारे साथ हमारे नेटवर्क का हिस्सा हैं। उसके अंदर मैं फ़ख्र से ये कहता हूँ कि हंड्रेड्स ऑफ ट्रांसजेंडर्स, यानी हमारे साथ 2200 से ज़्यादा ट्रांसजेंडर हमारे नेटवर्क का हिस्सा है। तो ये हमने कोशिश ये की थी कि कराची जैसे इस बड़े शहर में, यानी कि जस्ट लाइक स्मॉल कंट्री, हमें इस शहर के लिए बहुत बड़ी पेड फोर्स हम रख नहीं सकते थे। तो हमने सोचा क्यों ना हम जो ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि सड़कों पे गलियों में मौजूद होते हैं वो हमें वॉलंटियर करें। ठीक। तो सबसे पहले हमने ये जो हमारे ट्रांसजेंडर का ग्रुप है इसको हमने अप्रोच किया, इनको सेंसिटाइज किया, इनके जो गुरु होते हैं उनको ट्रेनिंग दी। और मैं फ़ख्र करता हूँ उन तमाम कराची के जो ट्रांसजेंडर्स के गुरु हैं, बिंदिया राना है, हमारे मज़हर अंजुम और दीगर हिना पठानी, सब हमारे साथ ताउन करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को तलाश करने में ये ट्रांसजेंडर गली कूचों में फिर रहे होते हैं अपनी रोजगार के सिलसिले में। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया, रोशनी हेल्पलाइन के बारे में आपने हमें बताया। और आई एम रियली ग्लैड कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस या फाउंडेशंस हमारे यहाँ मौजूद हैं जो लोगों की फलाह के लिए या उनके दुख परेशानी कम करने के लिए इतना ज़बरदस्त काम कर रही हैं। यू आर वन ऑफ दैम, थैंक यू सो मच। इसके साथ ही जनाब ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बच्चों की तरबियत एक बहुत बड़ा चैलेंज है आजकल पेरेंट्स के लिए, इस पर हम बात करेंगे। बच्चों को भाई गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है, बच्चे रिएक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, पेरेंट्स भी ज़रा कम ही वक्त आजकल बच्चों पे लगाते हैं। फ़ोन जनाब मौजूद है, बहुत सारे मसले हैं, तो उन मसलों में से कुछ बड़े मसलों पर हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे, तो कुछ पेरेंट्स को टिप्स देंगे, कुछ टिप्स मैं भी लूँगी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद जनाब, वक्फे के बाद वापस आ रहे हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद। और आज प्रोग्राम के एंड पे जनाब आप तमाम लोगों के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त सरप्राइज़ भी हमारे पास होने वाला है। और वो क्या होगा बता दूं, अभी बता दूं या थोड़ा सा वेट करवा दूं आपको? चलें जनाब, आपको हम बता देते हैं कि सरप्राइज़ क्या होगा। सरप्राइज़ ये है कि आज से हम हमारी प्रोग्राम का जो लास्ट सेगमेंट होगा वो सिर्फ हमारी जो प्यारी मेरी बहनें हमारा प्रोग्राम देखती हैं और पसंद करती हैं उनके लिए हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जनाब किचन सेगमेंट, रूह अफ़ज़ा सेगमेंट जनाब। ये हमारा हुआ करेगा स्पेशल, मीठे मज़े मज़े के खाने हुआ करेंगे और रेसिपीज़ हुआ करेंगी। और हमारे साथ जो हमारी बड़ी प्यारी जो शेफ़ होंगी उनसे मैं आपकी ज़रा पहले मुलाकात करवा देती हूँ जनाब, जिनका हमारा साथ अब रहेगा रोज़ाना। अनम शेख, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं रुबिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अनम, वेलकम। थैंक यू। कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रूह अफ़ज़ा जनाब हमारा किचन है जी, तो आज क्या बनाने जाएंगे? हम बनाने जा रहे हैं रूह अफ़ज़ा के साथ एक बड़ा ही मज़ेदार कस्टर्ड बनाएंगे, मैंगो कस्टर्ड बना रहे, बट रूह अफ़ज़ा के एक ट्विस्ट के साथ उसको बनाएंगे। तो एक बड़ी ही मज़ेदार सी ये रेसिपी, बड़ी आसान रेसिपी होगी और क्विकली बन जाएगी, क्योंकि आजकल किचन में काम करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बड़ा मुश्किल, खाना बनाना बड़ा मुश्किल लग रहा होता है। तो आई एम श्योर कि ये बड़ी कुछ झटपट और आसान रेसिपी होगी, जल्दी से बनने वाली। हार्डली मेरा ख्याल है 10 मिनट्स में जो है हमारा मैंगो कस्टर्ड जो कि रूह अफ़ज़ा के ट्विस्ट के साथ है वो रेडी हो जाए। और जब हम रूह अफ़ज़ा की बात करते हैं तो रूह अफ़ज़ा के साथ हमारी बड़ी मेमोरीज भी जनाब जुड़ी होती हैं और बच्चे जो हैं वो इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट बड़ा पसंद करते हैं। और सालों से चला आ रहा है, तकरीबन एक सदी जो है वो ये लाल शरबत जो रूह अफ़ज़ा है वो हमारे साथ है और इसका जो टेस्ट है वो हमें बड़ा पसंद है। तो जो रेसिपी है वो तो हम यकीनी तौर पर अनम से लेंगे ही, और किचन में मैं जाऊंगी, प्रॉपर क्या बन रहा है वो हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ हम एक थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि हम हमारा ये जो सेगमेंट है, ख़ासकर किचन से पहले का सेगमेंट है, बच्चों की तरबियत, बच्चों की ग्रूमिंग, वो तो है ही साथ साथ। और मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ, हम बड़ी आसानी से बोल देते हैं ना कि माँ का कसूर है, बाप का कसूर है, वालिदैन ने बच्चों को नहीं सिखाया। बहुत सारे फैक्टर्स इसके अंदर होते हैं। जो एक्सपर्ट है उनसे ही हम बात करेंगे कि जो बच्चों को गुस्सा आ जाता है या जो बच्चों में एग्रेशन है, बच्चे जो एग्रेसिव हो जाते हैं, उनके जो एंगर इशू हैं वो किस वजह से होती हैं और हाउ टू काम डाउन देम। डॉक्टर वजाहत, ही इज अ साइकोलॉजिस्ट, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर वजाहत। मुझे बच्चों के एंगर इशू से मुतालिक बताइएगा, बच्चे क्यों इतने ज़्यादा एग्रेसिव हैं हमारे आजकल के? जी वालेकुम अस्सलाम। देखिए कि जब भी हम आजकल के बच्चों की बात करते हैं तो कोई एक फैक्टर तो है नहीं जिसकी वजह से बच्चों में चेंजेस आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं जो कि बच्चों के सर पे और बच्चों के दिमाग पे असर करते हैं।
जिसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आजकल आ रहा है वो हो रहा है जिस्मानी मुशक्कत इनकी बहुत कम होती जा रही है। अब जब फिजिकल इनकी ड्रेन नहीं करेंगे अपने आप को, जो एक खास अल्लाह ताला ने कैलोरीज हमें खाने को दी हैं, कुछ निकालने को दी हैं, और जब वो कैलोरीज हमारी बॉडी से नहीं निकलती तो वो टॉक्सिक एनर्जी बन जाती है। ऊपर से वीडियो गेम्स ऐसे हैं जो इनके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहे हैं, जैसे कि पबजी है या जिसके अंदर बुलेट्स का दिखाना है, ब्लड का दिखाना है, तो इनका जो ब्रेन है ना वो डिसेंसिटाइज हो गया है, जो कि खौफ और डर से दूर होता जा रहा है। एक तो ये फैक्टर है। तीसरा फैक्टर जो सबसे ज्यादा हम अपने क्लिनिक में देखते हैं वो फैमिली का, पेरेंट्स का आपस में कम्युनिकेशन या उनके साथ बच्चों का जो कम्युनिकेशन है वो इतना वीक होता जा रहा है कि बच्चे अपने दिल की बात, अपने जो ख्वाहिशें हैं वो सही तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाते और वो डांट खा लेते हैं या तो फिर वो उनसे बात नहीं कर पाते जो पेरेंट्स हैं। तो ये एंगर इश्यूज जो हैं वो इन 3-4 चीजों की वजह से सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं। फोर्थ जो पॉइंट है वो है खाना पीना। हम आप भी देखती हैं, मैं भी देखता हूँ कि जंक फूड और खासतौर पर शुगर इनटेक, चॉकलेट, और वे हल्का से टीनेजर्स की तरफ जाते हैं तो वी डोंट नो कौन से ड्रग में चले जाते हैं या पीयर प्रेशर क्या है। So we have so many points to be discussed about anger issues. ठीक है। अच्छा डॉक्टर वजाहत, चूंकि टाइम कम है तो मुझे आपसे टिप्स भी क्विकली मुझे जाननी है। मुझे ये बताइएगा, बहुत से पेरेंट्स नहीं जानते कि सिचुएशन में क्या करना चाहिए जब बच्चा जिद कर रहा हो या जब वो डिमांड कर रहा हो किसी चीज़ की, तो इवेंचुअली पेरेंट्स क्या करते हैं कि उस हैसल से बचने के लिए वो फौरी तौर पर बच्चे की जिद पूरी कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चा हर बार क्रैंकी होता है, हर बार जिद करता है। तो बच्चे की जिद की आदत को क्या कम किया जा सकता है? पेरेंट्स को क्या करना चाहिए वक्ती तौर पे? देखो, इसमें दो चीजें हैं। या तो आप चाहते हैं कि वक्ती तौर पे अमन हो जाए तो आप बच्चे की वो जिद पूरा करके उसके उस रवैये को पक्का कर देते हैं कि उसको पता है कि अच्छा तो मैंने बदतमीजी करनी है, मैंने गुस्सा करना है, तो मेरा ये काम वैसे ही हो जाना है। तो फिर उसको उसी तरीके की लैंग्वेज समझ आती है और फिर वो बच्चा जब बड़ा होता है तो वो बड़ी जिद्दें करता है, बदमाशी करता है, फिर हमारे मुआशरे में वो एंटी सोशल पर्सनैलिटीज बन जाते हैं। तो मेरा ख्याल से माँ बाप को शुरू से ही अपने बच्चे को नो कहने की तमीज तरीका आना चाहिए, एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। बेटा मैं तुम्हें अभी मना कर रहा हूँ या मैं नहीं दे सकता क्योंकि इसका रीजन क्या है। हमेशा रीजन और लॉजिक आप बच्चे को देंगे तो वो शुरू में शायद ना समझे, कि वो बच्चे का ब्रेन ऐसा ही होता है कि जैसे आपने उसको बनाना है फ्यूचर के लिए, बच्चा हल्के हल्के डिजाइन हो जाता है। अच्छा डॉक्टर वजाहत, मुझे ये भी बताएगा हाउ टू काम डाउन योर किड। अगर बच्चा बहुत एग्रेसिव हो गया या बहुत रो रहा है या बहुत चीखो पुकार हो रही है, तो मैं चाहूंगी आप क्विकली अगर टिप्स दे सकेंगे बच्चे को काम डाउन कैसे किया जा सकता है। अगर बच्चा ओकेजनली रोता है या जिद करता है तो हो सकता है बच्चे की अपनी फ्रस्ट्रेशन हो। मेरा तो मशवरा ये होता है कि बच्चों को बाइसिकल दिलाएं, रनिंग जो ट्रैक्स हैं वहां पे लेके जाएं, इनको थकाएं, ठीक, खाने पीने में इनके घर के खाने ज्यादा ऐड किया जाए, शुगर इंटेक कम किया जाए। लेकिन अगर बच्चा कंटिन्यूसली एंगर इश्यूज पे है, गुस्सा करता है, चीखता है, चिल्लाता है, तो कोई मुजाहिदा नहीं कि उसको एक बार साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास असिस्टेंट करा लो। ठीक। और अगर बच्चा नहीं जा रहा, वो जिद करता है, तो मैं ये मशवरा देता हूँ कि माँ बाप को जाके इनडायरेक्ट सारी की सारी कंडीशन अपने बच्चे की बताएं। बच्चा नहीं भी गया तो भी काउंसलर्स आपको ऐसे टिप्स दे देते हैं जो आपको घर पे हेल्प भी करें। क्योंकि मैं बड़ा परेशान यूं हूँ कि जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो ये मास्टर के लिए कोई अच्छा रोल अदा नहीं कर रहे होते हैं। ओके। और टाइम का पता नहीं चलता है। तो वी गॉट टू बी केयरफुल अबाउट आवर किड्स नाउ। ठीक है। मुझे बताइएगा डॉक्टर वजाहत, आपने बात की कि अगर बच्चा ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, एंगर इशू आ रहे हैं, तो कौन सी एज में हमें डिसाइड करना दैट वी हैव टू गो टू अ साइकोलॉजिस्ट या बच्चे को इसकी एंगर मैनेजमेंट इशू पे हमें काम करना है, वो कौन सी एज है? हाँ, ये अच्छा पॉइंट है। इसमें ये है कि अगर आपको लगता है 5-6 साल तक बच्चा टाइम के साथ हमारी फैमिली से चीजें सीख रहा है, जो नॉर्मली बच्चा सीख रहा होता है कल्चर के साथ, तो ठीक है। अगर 9-10 साल हो गए, वो बच्चा जिद बहुत करता है, गुस्सा करता है, चीजें उठा के फेंकता है, स्कूल नहीं जाता है, बिस्तर पे पेशाब करता है और सोशलाइजेशन नहीं कर पा रहा, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तो 10 साल से 12-13 साल के बच्चे को दिखा दें तो उसमें बड़ा चांस होता है कि वो इम्प्रूव कर जाए। लेकिन अगर आप टीनेज कर जाता है एक बच्चा और उसके अंदर अपनी एक वो बागी उम्र आ जाती है, तो उस वक्त फिर उसके अपने फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो नई चीज को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगाता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर वजाहत।
साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। बच्चों की तरबियत, उनकी ग्रूमिंग, उनके एंजाइटी या जो एंगर मैनेजमेंट के जो इशू हैं उससे मुतालिक वो हमें कुछ टिप्स दे रहे थे। जनाब इसके साथ ही चलेंगे ब्रेक पे, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि किचन जो है वो हमारे शो का परमानेंट पार्ट होगा, और अनम शेख से हम आज के प्रोग्राम की जो क्विक रेसिपी है वो लेंगे ताकि आप घर में झटपट मीठा जनाब तैयार कर सकें, और जब मेहमान घर में अगर अचानक आ जाएं तो आपको पता हो कि क्विकली क्या बनाना है। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब रूह अफ़ज़ा के किचन में। आज हम आपके साथ एक झटपट रेसिपी भी शेयर करेंगे। चूँकि अनम से मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो रेसिपी ऐसी होनी चाहिए जो बड़ी क्विक हो। अक्सर अगर मेहमान भी घर में आ सके तो सोचना ना पड़े कि यार कुछ पकाना पड़ेगा, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, क्योंकि यूजली ख़वातीन को फिर किचन भी देखना पड़ता है और गेस्ट को भी देखना पड़ता है। तो स्नैकिंग तो हो ही जाती है, लेकिन मीठा भी हो जाए तो क्या अच्छी बात है। देखें कि मीठा एक वाहिद एक ऐसी चीज़ है जो बड़ी क्विक बन जाता है, और जब से मैं कुछ मीठे बहुत टाइम लेते हैं, खीर की अगर हम बात करें, हाँ, लेकिन आप तो देखें इंस्टेंट आ गई ना, वो भी जल्दी बना सकते हैं। लेकिन वो वाली बात फिर देर तक सासों को वही पसंद आती है। ये तो है, बिल्कुल सही। अच्छा जी, आज हम बनाने जा रहे हैं रूह अफ़ज़ा मैंगो कस्टर्ड बनाएंगे। रूह अफ़ज़ा मैंगो कस्टर्ड बनने जा रहा है, यानी कि हमारा सीजनल फ्रूट भी इसमें ऐड होगा। बिल्कुल, ओके। और इसकी जो रेसिपी है वो एक बड़ी ही छोटी सी रेसिपी है, इतनी कोई लंबी नहीं है। और बेसिकली जो रूह अफ़ज़ा की पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। बेसिकली जो रूह अफ़ज़ा है वो बनता है फलों और फ्रूट्स के साथ। उसमें जैसे कि खीरे है, संतरा है, अनार है, और गुलाब की पत्तियां, गुलाब की पत्तियां, ये डाल के बड़ा अच्छा इसका अर्क निकलता है, और ये हमारा लाल शरबत जो है रेडी हो जाता है। उसके बाद आपको पता है कि ये हर मौसम में इंजॉय किया जा सकता है, वो सर्दी हो, गर्मी हो या बारिश का मौसम हो। और खासकर रमजान की तो सौगात ही समझी जाती है। बिल्कुल सही सौगात है ये। तो साथ साथ इसकी रेसिपी की तरफ भी आ जाते हैं। तो रेसिपी बहुत ईजी है नबिया, इसके अंदर जाएगा। सबसे पहले हमें चाहिए क्या क्या होगा, जरा हम खवातीन को बता देते हैं कि जो हमारी क्विक रेसिपी है इसके लिए आपको क्या क्या एक्चुअली चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए तकरीबन 1.5 से 2 कप के करीब दूध। ठीक है, कोई भी आप जो फ्रेश मिल्क यूज करना चाहिए वो कर सकते हैं, टेट्रा पैक का करना चाहिए वो कर सकते हैं। इसके साथ इसके अंदर जाएगी क्रीम जाएगी, इसके अंदर दूध में ही क्रीम ऐड करेंगे। बिल्कुल, दूध में ही क्रीम ऐड करेंगे। साथ ही हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब जो है क्रीम ऐड कर देते हैं। जी बिल्कुल, साथ में 2 टेबल स्पून के करीब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैंगो कस्टर्ड जो है। ठीक है, ये अभी हमने इसमें ऐड किए क्रीम ऐड की तकरीबन 2 कप में, तकरीबन 2 कप। ठीक है, मैं चम्मच पकड़ लेती हूँ क्योंकि मेरा हमेशा अनम जो है ना वो बड़ा फेवरेट काम रहता है। ठीक है, ये तकरीबन 2 कप हमने इसमें दूध पहले से ऐड किया हुआ है। क्रीम हमने इसमें 2 चम्मच ऐड की है। बिल्कुल, इसके अंदर 2, ये आपको जैसे मैंने बताया। अच्छा, अगर क्रीम नहीं भी है तो भी चलेगा? हाँ, क्रीम नहीं भी है तो आप स्किप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जाएगा ये रूह अफ़ज़ा, जो कि बेसिकली इसका मेन इंग्रेडिएंट है हमारे कस्टर्ड का। तो ये हम डालेंगे इसमें 2 से 3 टेबल स्पून। ठीक है, ये एक तो इसको स्वीटनिंग फ्लेवर भी देगा, कलर भी बड़ा जबरदस्त आएगा। ओके, ठीक है जी। जैसे ये होता है, और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमारा मैंगो कस्टर्ड है। ओके, अच्छा, ये पहले से बना के हमने रखना है जी। पहले ये डायरेक्ट भी हम पाउडर ऐड कर सकते हैं? डायरेक्ट पाउडर ऐड करने से पहले बन जाएगी, थोड़े लम्स बन जाते हैं, उसकी वजह से आप जो है थोड़ा सा अवॉइड करें। और कितना पाउडर यूज किया हमने? तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। अच्छा, कोई भी फ्लेवर यूज करेंगे तो कोई भी फ्लेवर, हाँ जी, अच्छा लगेगा। लेकिन जो सा फ्लेवर यूज करें फ्रूट भी वही होना चाहिए। हाँ, फ्रूट भी वही होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है आजकल मैंगो जो है वो इन है, तो एक बड़ा ही जबरदस्त एक कलर भी आप देखिए। ये कलर हमारा कौन सा कैमरा दिखाएगा? ये देखिए, कलर जो है वो बड़ा अच्छा ही आएगा। अभी ये थिक होगा, अभी आहिस्ता-आहिस्ता ये। हाँ, इसके अंदर जो है हम थोड़े से आलमंड्स ऐड कर देंगे। बीच में आलमंड्स ऐड कर देंगे। कोई और भी हम नट्स इसमें ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, अपनी चॉइस है आपकी। यूजुअली बच्चों को ना नट्स पसंद नहीं होते हैं तो, लेकिन बड़े अच्छे लगते हैं, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। इसमें हम अपनी चॉइस के कोई भी ऐड कर सकते हैं। कितनी देर इसको कुक करेंगे? इसको इतनी देर कुक करेंगे, हार्डली 5 to 6 मिनट्स के अंदर जो है हमारा कस्टर्ड रेडी हो जाएगा। अच्छा, ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा टाइम को सेव करते हुए जो है बेसिकली बनाकर जो है फ्रीजर में रखा हुआ है। हम आपको फाइनल प्रेजेंटेशन भी दिखाएंगे। इसके बाद इसमें कुछ और ऐड करना है? इसके बाद कुछ नहीं, अब इसको हम जो है थिक करेंगे, और उसके बाद जो है इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैंगोस। अगर आप चाहें तो
इनिशियली भी मैंगोज को इसके अंदर डाल सकते हैं ताकि फ्लेवर फ्रेश और एक और सबसे मजेदार बात है कि आप अपने कस्टर्ड के अंदर मैंगो प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं। मैंगो प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं। मैंगो प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं, तो फिर वो और थिक नहीं हो जाएगा, कस्टर्ड कम कर लेंगे हम। हाँ, तो एक तो बड़ा अच्छा उसका टेक्सचर भी बन जाएगा, लेकिन गाढ़ा होना शुरू हो गया है ना। अच्छा, इसको मुसलसल हमने हिलाते रहना। हाँ जी, मुसलसल बिल्कुल हिलाते रहना ताकि जो है कस्टर्ड जो है नीचे लगे ना। आप देखिए ये बिल्कुल शेप में आना इस वक्त शुरू हो गया है। हाँ जी, तो ये होगा इतनी देर में। तो अब हम क्या करते हैं, जो मैंने बनाकर पहले से ही थोड़ा सा फ्रीजर में रखा हुआ है, निकालते हैं। उसको निकालते हैं। ये देखें नबिया, इसको हम जरा हल्की आंच पे कर लेते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, ये हम हमारे ऑडियंस को जरा कौन सा कैमरा है भाई इसमें दिखा सके अनम जी, ये हम दिखाते हैं जरा। बिल्कुल। अच्छा, अब हमने इसकी गार्निशिंग ये कैसे की है? बहुत जबरदस्त गार्निशिंग। ये बेसिकली नीचे कस्टर्ड है, साथ ही बीच में उसके अंदर मैंगोज है और आलमंड्स। जैसे हमने ये कस्टर्ड रेडी किया था, सबसे पहले हमने कस्टर्ड की लेयर लगाई है। बिल्कुल। अच्छा अनम, एक और बड़ी चीज पसंद की जाती है जब भी कस्टर्ड में, मुझे बचपन में बड़ी पसंद थी, मुझे अभी भी बड़ी पसंद है, जेली। जेली, तो देखिए जेली मैंने बनाकर रखी है। वाह भाई वाह, मुझे पता था कि आपको जेली पसंद है, इसलिए मैंने। अच्छा, इसके अंदर आप जो है जेली अपनी पसंद से भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। बेसिकली इसके अंदर आप डिफरेंट तरह की भी जेलीज डाल सकते हैं। इसमें 2 तरह की जेली भी जा सकती है। मैं इसमें बनाना यूज कर रही हूँ, आप इसके साथ बनाना के साथ जो है पाइनएप्पल भी यूज कर सकते हैं। कलर से ऐड कर लेना, फेवरेट है। हाँ, बच्चों को भी बड़ी पसंद आती है। तो अगर आप चाहे तो मैं सिर्फ कलर ब्रेक करने के लिए बेसिकली इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी ये ग्रीन जेली डाल रही हूँ। बेसिकली जो बनाना बड़े पसंद भी करते हैं, बच्चों के साथ बड़े भी पसंद करते हैं जेली, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, सबसे पहले चली गई हमारा कस्टर्ड सबसे जो कि हमने क्रीम के साथ रेडी किया था और उसमें मैंगोज ऐड कर दिए थे। उसके बाद मैंने ऊपर जो है क्रीम पे व्हिप्ड क्रीम है, वो डाली है। कोई भी क्रीम यूज कर सकते हैं या व्हिप्ड क्रीम यूज करेंगे आप? अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है फॉर एग्जांपल, और अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं तो बेशक क्रीम यूज ना करें, क्रीम स्किप कर दें। ओके, ग्रेट। ठीक है, उसके बाद आपने क्रीम डालनी, रेगुलर क्रीम भी आप ऐसे करके ऊपर से पोर कर सकते हैं। व्हिप्ड क्रीम से थोड़ा सा जरा उसको टेक्सचर एक मिल जाता है। अब ये जो है जेली इसके ऊपर जाएगी, डालते हैं। ओके, कोई भी फ्लेवर आप अपनी पसंद का या बच्चों की पसंद का आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आजकल एक और बड़ा ट्रेंड है, क्या? पहले केक का था, आजकल बिस्किट्स का बड़ा ट्रेंड है। बिल्कुल, वो अगर आपको पसंद है। अच्छा, एक और आपने बड़ी अच्छी बात की कि अगर आप ये चाहें तो आप इनके अंदर नीचे वाली लेयर में सबसे आप बिस्किट्स लगा लें, बिस्किट्स भी लगा सकते हैं। और केक भी जो है वो पानी उसका थोड़ा सा मुझे लगता है कि क्या प्रॉब्लम होती है, यूजुअली वो थोड़ा सा खट्टा हो जाता है अगर कुछ देर तक पड़ा रहे। या आजकल मौसम इस तरह का, आई थिंक बिस्किट ज्यादा सेफ ऑप्शन नहीं है आजकल। सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है ना बिस्किट्स का, वो अगर आप उसको बटर के अंदर थोड़ा सा कर लें, एक थोड़ा सा, मतलब अगर एक पैकेट आपके पास बिस्किट्स है तो आजकल लोटस बहुत है जी, आपने उसमें 1 टेबलस्पून बटर, मेल्टेड बटर डालना, उसकी एक बेस बना लेयर बन जाएगी। यकीन मानिए ज्यादा अच्छा वैसे क्या बिस्किट करें केक की निस्बत, बहुत अच्छा उसका फ्लेवर आता है। अच्छा जी, उसके बाद हम इसके ऊपर जो है थोड़े से हमारे पास मैंगोज रह गए हमारे, वो डाल दें क्योंकि ये हमारा बेसिकली मैंगो कस्टर्ड है। और ऊपर से इसके ऊपर जाएंगे ये थोड़े से स्पार्कल्स, जो कि मैंने ये डेकोरेशन के लिए आप एक बार वन टाइम घर में ला के रख लें तो बहुत सारी चीजें, डेकोर के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। और ये आलमंड्स इसमें जाएंगे। अमेजिंग। अच्छा, हेल्दी भी है, ये हेल्दी स्नैक है। अगर आप इसके अंदर से क्रीम, अगर आप शुगर भी अपनी मर्जी से थोड़ा सा इसको कंट्रोल करके रखें तो अच्छा। आजकल तो आर्टिफिशियल स्वीटनर भी इतने जबरदस्त आ चुके हैं डाइट कंट्रोल करने के लिए, बिल्कुल, तो आप वो भी कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा मैं ऊपर से जो रूह अफ़ज़ा, क्या बात है, बिल्कुल कलर ब्रेक करने के लिए, अमेजिंग। ठीक है जी, और रूह अफ़ज़ा की क्या ही बात है, क्या बात है। ले नबीहा, जो ये हमारा मैंगो ट्राइफल है वो रेडी हो गया है, जो कि हमने रूह अफ़ज़ा के साथ बनाया है। और इसको अगर फ्रिज में हम रख देंगे तकरीबन कितनी देर के लिए? तकरीबन इसको 2 से 3 घंटे रखें ताकि अच्छा सा ठंडा होगा और मजा आएगा। और अगर केक या बिस्किट है तो वो पूरी, जब आपका स्पून पूरा जाएगा, बिल्कुल वो जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो बिस्किट की आप लेयर नीचे लगाएंगे ना, और वो जब आप उसके मतलब इसके अंदर, अच्छा, इसको एडवांस करने की या प्रेजेंटेशन की अब बेतहाशा तरीके है ना, बड़े मजे की चीज मुझे लगती है, लेकिन मुझे लगता है इसमें मेहनत बहुत होती है।
होती है और वो ये है कि जो डिफरेंट कप्स अगर आप ट्रे में लगा लें, बिल्कुल यही लेकिन जो वो एक मेहनत आपने एक बॉल पे करनी है वो आपको जरा 5-6 कप्स पे करनी पड़ेगी, लेकिन जब आप प्रेजेंट करेंगे ना वो गेस्ट के आगे तो फिर एक्स पड़ेगा कि भाई वाह बहुरानी ने क्या कमाल लेकिन किया है। ये अच्छा रहता है, ये भी अच्छा रहता है। ये जो है आप कप वाला सिस्टम ज्यादा अच्छा रहता है। आप एक दफा पूरे कप्स को सेट कर ले, उसके बाद उसमें कस्टर्ड नहीं, फिर डिमांड और आ जाती है ना, फिर वो जरा मुश्किल हो जाता है। अनम, थैंक यू सो मच, आपने इतनी जबरदस्त रूह अफ़ज़ा की झटपट रेसिपी बनाई है और ये वाकई बड़ी झटपट है और बड़ी डिलीशियस और मज़ेदार लग रही है। और इसके साथ ही जनाब हम अपने प्रोग्राम को क्लोज करें। अनम, कल अच्छी सी रेसिपी आपने तैयार करनी है और कल हम हमारी ऑडियंस के साथ एक और रेसिपी और नए ब्रांड न्यू शो के साथ जनाब मिलेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे, हमारी टीम को, पूरे पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।